सुप्रभात बच्चों, क्लास 10th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए आज के इस वीडियो में हम लोग जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की परीक्षा होने वाली है, यानी कल है आपकी परीक्षा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें हम आपको अभ्यास करा दें कि परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो किस पैटर्न पर आधारित है। तो सबसे पहले आपके जो परीक्षा का प्रश्न पत्र है कल जो होना है यानी 4 तारीख को, उसमें परीक्षा में सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसको आप अंग्रेजी में MCQ कहते हैं। MCQ परीक्षा में होता क्या है कि आपको एक प्रश्न दिया जाएगा और उस प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए जाएंगे। उन 4 विकल्पों में कोई एक विकल्प सही है, तो वही सही वाला विकल्प आपको चयन करना है। लेकिन हमने परीक्षा में जो प्रश्न पत्र बनाया वह बहुविकल्पीय में 4 तरह से आंसर हमने संकलित किया है। एक तो आपको जैसे प्रश्न दिया गया तो उस प्रश्न में आपको 3 आंसर गलत होंगे। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न दिया गया, आपको सही का ही चुनाव करना है। तो जैसे मान लीजिए हमने प्रश्न दे दिया कि सिंहावलोकन किसकी रचना है। प्रश्न हमने दे दिया सिंहावलोकन किसकी रचना है। लोकन किसकी रचना है। अब जैसे आपको दिया गया सिंहावलोकन किसकी रचना है, इसमें पहला विकल्प दे दिया गया, मान लीजिए रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी हो गए, दिनकर ए में हो गया, बी में मान लीजिए पंत हो गए, सी में आपके हो गए स्वयं प्रकाश हो गए, डी में आपके यशपाल हो गए। मान लीजिए आपके डी में यशपाल है। तो आपको प्रश्न दिया गया सिंहावलोकन, एक तो फॉर्मेट है कि सिंहावलोकन किसकी रचना है, तो इसके लिए आपको 3 प्रश्न क्या है गलत, 3 आंसर गलत है मान लीजिए। तो आपको चुनना क्या है, आपको सही आंसर ही चुनना है। डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, मान लीजिए यशपाल। अब उसके बाद में जैसे एक तो उत्तर का ए तरीका है कि जिसमें 3 विकल्प आपके गलत होंगे और एक विकल्प सही होगा। अब एक आंसर इस तरह से बना है कि आपके प्रश्न पूछे गए और प्रश्न पूछा गया, तो प्रश्न पूछने के बाद जिसमें आपके 2 आंसर सही हैं, एक सही होगा बी सही होगा, ये मान लीजिए दोनों सही है। सी वाला विकल्प आपको दिया गया ए बी दोनों सही, और डी विकल्प आपको दिया गया ए बी दोनों गलत, ए बी दोनों गलत। अब एक तो वो बना कि 3 गलत है 1 सही है, एक तो उत्तर ऐसा बना है कि जिसमें 2 सही है, मतलब ए और बी दोनों सही है। तो आपको लास्ट में विकल्प देखना है कि जहां पर ए बी दोनों सही है वहां पर दोनों करना है, और जहां पर ए बी दोनों गलत है तो जो पूछा जाए वही आप लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या सही कर देंगे आप, दोनों सही है। एक उत्तर का पैटर्न ए बना है कि उसमें सभी आंसर क्या हैं गलत हैं। जैसे मान लीजिए सिंहावलोकन का ही हमने दिया, यहाँ पर 3 नाम हमने दिया, दिनकर, बी हो गया पंत, सी हो गया सूरदास, मान लीजिए सूरदास, और डी ऑप्शन आपका हो गया
सभी गलत। डी ऑप्शन हो गया सभी गलत। अब यहां पर आपको करना क्या है, ना तो ए सही है, ना तो बी सही है, ना तो सी सही है, क्या हो गया आपका सभी आंसर गलत हो गया। ठीक, एक तो मॉडल ए हो गया। पहला मॉडल हमने आपको क्या बताया कि जिसमें 3 गलत है 1 सही है। दूसरा मॉडल हमने बताया आंसर का कि ए भी सही है बी भी सही है, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा दोनों सही है, उसको आप लगाएंगे। एक तो हो गया आपका तीनों गलत है, तीनों गलत है, तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, सभी सही है। एक तरह का ये प्रश्न बना है, मान लीजिए कोई वाक्य दिया गया और उसके आपके तीनों विकल्प सही हैं, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, और डी में आपको लास्ट में दिया गया सभी सही, सभी सही। तो आप प्रश्न देखने के बाद में बहुत जल्दी नहीं करेंगे, प्रश्न को आराम से देखिए, उसके उत्तर को देखिए, जो आपको नहीं तो आपको ऐसा लगे, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि तुलसीदास की रचना है, मान लीजिए हमने दिया तुलसी की रचना है, रचना है, हमने मानस दे दिया, दोहावली दे दिया, दोहावली दे दिया, एक मान लीजिए हमने गीतावली दे दिया, गीतावली, और डी ऑप्शन। अब ऐसा भी आप जोश में आकर होश मत खोइएगा कि आपको पहले मिल गया मानस मिल गया तो आप ए ऑप्शन सही है आपका, तो ये ऑप्शन आप बिल्कुल उसको ब्लाइंड टिक कर दीजिए, ये भी मत कीजिएगा। आप चारों आंसर पहले देखिएगा। अब यहाँ पर आपका मानस भी सही है, दोहावली भी सही है, गीतावली भी सही है, तो उत्तर आपका चौथा जो मिलेगा सभी सही, जो सभी सही वाला ऑप्शन मिलेगा आपको डी ऑप्शन, उसी पर आपको सही करना है। ये चीज समझ में आया। एक तो ये हो गया प्रश्न के उत्तर देने का तरीका। 4 तरह के क्वेश्चन बने हैं, 4 तरह से उत्तर आपको छांटना है। एक तो ए सही है, यानी 1 सही है 3 गलत है, एक आंसर में 2 सही है 1 गलत है, तो दोनों जो सही वाला ऑप्शन दिया जाएगा ए बी, वो आपको लिखना है। एक आपको दिया गया कि तीनों गलत है, मतलब ए बी सी तीनों गलत है, तो लास्ट में जो आपको ऑप्शन दिया जाएगा सभी गलत है, तो उसको आपको करना है। एक तो एक हो गया। अब एक चीज बना है आपको परीक्षा में देने के लिए कि ये कोई गद्यांश दिया गया, मान लीजिए चाहे पठित गद्यांश हो चाहे अपठित गद्यांश हो, और दिया गया कि गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प चयन कीजिए। आप कक्षा 10 में कोई मॉडल पेपर उठाकर देख लेंगे, वहां से आपको उदाहरण के तौर पर मिल जाएगा, तो जिसमें उसमें भी आंसर का यही तरीका है, लेकिन आप गद्यांश के आधार पर ही प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। एक तो ये हुआ। एक बना हुआ है अपठित काव्यांश, अपठित काव्यांश, जो कि आपको पढ़ाया नहीं गया और आपसे यही पूछा गया है कि दिए गए अपठित काव्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प दीजिए, सही विकल्प के उत्तर का चुनाव कीजिए। अब जैसे जो गद्यांश है उसमें भी आपके 5 प्रश्न बने हुए हैं गद्यांश के आधार पर, या काव्यांश है तो उस पर भी 5 प्रश्न आपको निर्देश दिया गया है कि किस प्रश्न से किस प्रश्न तक काव्यांश के आधार पर आपको या गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। ये चीज हो जाएगा आपका। उसके बाद में ये आपका हुआ। अब आए उदाहरण के तौर पर आप देख लेते हैं, आपको दिखाते हैं उदाहरण के तौर पर। उदाहरण के तौर पर हम आपको दिखाएंगे क्या कि जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती है। हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वोच्च
उच्च स्थान प्राप्त करती है, उच्च स्थान प्राप्त करती है। अब हर्षिता बहुत विनम्र है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि रचना के आधार पर यह वाक्य का कौन सा भेद है, यह वाक्य जो है रचना के आधार पर आपका कौन सा भेद है। एक ऑप्शन दे दिया गया सरल वाक्य, एक हो गया संयुक्त वाक्य, एक हो गया मिश्र वाक्य और एक हो गया आपका सभी सही, सभी सही। आपको समझ में आया? यहाँ दिया गया कि अब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती है। अब यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य तो है नहीं। अगर आंसर ढूंढने में आपको कठिनाई हो रही है तो आप पहले गलत वाक्य को देख लीजिए, जो गलत हो आंसर। अब जैसे हमने लिखा कि हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती है, क्या ये सरल वाक्य है? कतई नहीं सरल वाक्य है, ये सरल वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह एक दूसरे दोनों जोड़ा गया है, किससे? और से। तो यह कैसा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यानी मिश्र भी नहीं है, सभी सही भी नहीं है, तो हो क्या जाएगा आपका संयुक्त वाक्य सही हो जाएगा। जैसे हमने लिखा मैंने रोका और वह रुक गया, मैंने रोका और वह रुक गया, मैंने रोका और वह रुक गया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें मैंने रोका और वह रुक गया वाक्य का सही सरल वाक्य है। अब वहां पर आपको 4 वाक्य दिए जाएंगे, जैसे मेरे रोकने पर वह रुक गया, पर वह रुक गया, मैंने रोका इसलिए वह रुक गया, वह रुक गया। एक हो गया मेरे द्वारा रोकने पर रुक गया, मेरे द्वारा रोकने पर रुक गया। ये आपका हुआ। एक विकल्प आपको मिल गया सभी सही या सभी गलत है, जो भी हो सकता है, ए बी सी डी। अब आपको देखना, अब इसमें आपको दिया गया कि मैंने रोका और वह रुक गया। सरल वाक्य का सही रूपांतर है, कौन सा सरल वाक्य का रूपांतर है? अब मेरे रोकने पर वह रुक गया, मैंने रोका इसलिए वह रुक गया, मेरे द्वारा रोकने पर वह रुक गया। तो ये आपका क्या है? संयुक्त वाक्य है। ये भी आपका संयुक्त वाक्य है। ये आपका क्या हो गया? सरल वाक्य, मेरे रोकने पर वह रुक गया। इसी तरह से आपके क्वेश्चन आंसर आए हैं एग्जाम में। जैसे आपको दिया गया अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग किस वाच्य में किया जाता है? अकर्मक और सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाच्य में किया जाता है? अब आपको ऑप्शन मिल गया कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में, भाववाच्य में और उपर्युक्त सभी में। तो अब आपको सही आंसर देखना है। सही आंसर कैसे आप देखेंगे कि कर्तृवाच्य में क्या होती है? सकर्मक अकर्मक दोनों तरह की क्रिया होती है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। केवल अब यहाँ पर ऑप्शन आपको जैसा मिलेगा उसी हिसाब से आपको सही कर देना है। भाववाच्य में क्रिया, भाववाच्य की क्रिया किसके आधार पर होती है? भाववाच्य की क्रिया किसके आधार पर होती है? उत्तर आपको मिल गया विकल्प कर्ता के आधार पर, कर्म के आधार पर, भाव के आधार पर। तो जो आपको सही ऑप्शन लगेगा वही ऑप्शन आप सही करेंगे। एक प्रश्न यहीं पर बन जाता है कि वाच्य का संबंध होता है,
वाच्य का संबंध होता है। वाच्य का संबंध होता है, किससे होता है? कर्ता से, कर्म से, भाव से और क्रिया से। क्रिया से तो वाच्य का संबंध किससे होता है? कर्ता से भी होगा, कर्म से भी होगा, भाव से, लेकिन वाच्य का संबंध किससे होता है? वास्तविक रूप में क्रिया से होता है। वाच्य का संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे प्रश्न आपको दे दिया गया कि परशुराम ने सहस्त्राबाहु के समान किसे माना था? परशुराम ने सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान अपना शत्रु किसे माना था? अब यहाँ पर आपको विकल्प मिल गया। प्रश्न क्या है? परशुराम ने सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान किसे अपना शत्रु माना था। अब आपको ऑप्शन मिल गया राम को, बी ऑप्शन मिल गया आपको लक्ष्मण को, तीसरा मिल गया आपको विश्वामित्र को, चौथा ऑप्शन आपको मिल गया धनुष तोड़ने वाले को। धनुष तोड़ने वाले को, धनुष तोड़ने वाले। अब आप परशुराम ने क्या कहा था कि सहस्त्रबाहु भुच्छेदन हारा परशु विलोक मही कुमारा, या उन्होंने कहा था ना कि जिसने भी धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान। तो पहले तो राम ने भी बात पेंडिंग में रख दिया था। राम ने क्या कहा था? होई कोई एक दास तुम्हारा, कोई आपका दास होगा। अब कौन है इसको नहीं बताया कि वह दास मैं ही हूं। अगर यही बता दिए होते तो वहीं पर मामला गंभीर हो जाता। फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि बचपन में बहुधनुही तोरी लरिकाई कबहु नसरिस की गोसाई। बचपन में तो राम ने भी राम को भी सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान उन्होंने शत्रु नहीं माना था। लक्ष्मण को भी उन्होंने नहीं माना था, विश्वामित्र को भी उन्होंने नहीं माना था। तो माना था किसको सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान? शिव धनुष को तोड़ने वाले को। यानी यही ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। शिव धनुष तोड़ने वाले को उन्होंने सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान अपना शत्रु माना था। अब जैसे ही प्रश्न आपको दे दिया जाए कि बाल गोविंद भगत गंगा तट किस लिए जाते थे? बाल गोविंद भगत गंगा तट जाते थे। अब बाल गोविंद भगत गंगा तट जाते थे, किस लिए जाते थे? अब चार विकल्प आपको दे दिया गया। क्या? स्नान करने के लिए, करने के लिए। बी ऑप्शन आपको मिल गया दान करने के लिए, दान करने के लिए। सी ऑप्शन मिल गया आपको कि सत्संग करने के लिए, सत्संग करने के लिए। बी ऑप्शन मिल गया सत्संग और लोक दर्शन के लिए, लोक दर्शन के लिए, सत्संग करने के लिए और लोक दर्शन के लिए। तो मूल उद्देश्य उनका स्नान करना भी नहीं था कि स्नान करने के लिए जाते थे, ये भी गलत है। मूल उद्देश्य उनका दान करने के लिए भी नहीं था। उनका उद्देश्य केवल सत्संग करना भी नहीं था। उनका दो उद्देश्य था, क्या? सत्संग करना और लोक दर्शन करना। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। आप इसी हिसाब से आपको पेपर में ए भी ऑप्शन सही मिल सकता है, बी भी ऑप्शन आपको सही मिलता है, सी भी मिल सकता है, डी भी मिल सकता है। अब जैसे प्रश्न आपको दे दिया जाए
कि परशुराम ने अपने भुजाओं से किसका संहार किया था? परशुराम ने अपने भुजाओं के बल पर किसका संहार किया था? उत्तर आपको क्या मिल जाए? अगर आंसर में ए ऑप्शन आपको मिल जाए देवताओं का, बी ऑप्शन आपको मिल जाए राक्षसों का, सी ऑप्शन आपको मिल जाए कि देवता राक्षस दोनों का। ए प्लस बी दोनों सही है, दोनों सही। डी ऑप्शन आपको मिल जाए कि क्षत्रिय राजा का, क्षत्रिय राजा। अब क्षत्रिय राजा में राम भी थे, उनके पूर्वज का संहार नहीं किया गया। तो इसी अब यहाँ पर आपका क्षत्रिय राजा, लेकिन कौन से वंशज के हैं? वंशज के राजाओं का उन्होंने संहार किया, राक्षसों का नहीं किया, देवताओं का नहीं किया। ये भी दोनों गलत है। और लेकिन किया था किसका? क्षत्रिय राजाओं का। अगला प्रश्न मान लीजिए आपको मिल जाए कि लेखक को डिब्बे के विषय में कैसा अनुमान था? यशपाल पाठ के आधार पर कि डिब्बे के विषय में लेखक का कैसा अनुमान था, यानी यशपाल जी का ट्रेन के डिब्बे के विषय में कैसा अनुमान था? तो पहला मिल जाए निर्जन होगा, निर्जन। दूसरा उनका अनुमान मान लीजिए ऑप्शन मिल जाए कि भीड़ भाड़, भीड़ भाड़। तीसरा आपको मिल जाए दोनों गलत। चौथा ऑप्शन आपको मिल जाए दोनों सही, दोनों सही। तो आपको क्या है? उनका अनुमान क्या था? डिब्बा निर्जन। तो इसी तरह से आपके प्रश्न मिलेंगे आपको परीक्षा में, और आप परीक्षा में अपने प्रश्नों का बहुत सावधानी पूर्वक उसका समाधान करेंगे, आंसर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको उसके बाद भी कोई समस्या होती है तो आप उसको पूछ लीजिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान देंगे। इस वीडियो में इतना ही, शेष चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।